आज हमारा टॉपिक होगा सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। इसमें हमें बताना है या जानना है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है जिससे व्यवस्था में बदलाव आते रहते हैं। इन्हीं बदलावों के आधार पर सामाजिक संबंधों में भी बदलाव आता है और इसी बदलाव को हम सामाजिक परिवर्तन का नाम देते हैं। इसको पूरी तरह समझने के लिए हमें इसकी विशेषताओं को जानना होगा। तो इसकी पहली विशेषता है कि सामाजिक परिवर्तन समाज के संबंधित है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि इस परिवर्तन का संबंध किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह या व्यक्ति विशेष से नहीं होता। इसका संबंध संपूर्ण समाज से होता है। यानी यदि कोई परिवर्तन होता है या बदलाव होता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर आएगा। दूसरा है इसमें सार्वभौमिक, यानी ये जो परिवर्तन है ये यूनिवर्सल है। समाज कैसा भी हो सब जगह ये परिवर्तन चलता रहता है। हाँ, इतना अवश्य है कि इसकी गति कहीं ज़्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है, लेकिन ये हर समाज में परिवर्तन होता रहता है या पाया जाता है। तीसरा है इसका स्वाभाविक और अवश्यंभावी, अर्थात ये जो परिवर्तन है ये व्यक्ति की इच्छा या अनिच्छा पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो ये स्वाभाविक होता है कि समाज में परिवर्तन हमेशा ही होता रहेगा, व्यक्ति की इच्छा होती है या नहीं होती है। इसके बाद है इसमें कि सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं है। ये भी सही है कि समाज अलग अलग तरीके से संगठित रहते हैं और इसलिए वहाँ पर गति इसकी एक समान नहीं होती है। जैसे समाज में भी हम देख सकते हैं कि ग्रामीण स्तर पर विकास या बदलाव कम होता है, जबकि शहरी स्तर पर विकास ज़्यादा होता है। ऐसे ही हम दुनिया में बदलाव की बात करेंगे तो 3 तरह के देश हैं हमारे यहाँ। एक विकसित है, विकासशील है और अविकसित है। तो विकसित जो समाज हैं, देश हैं, उनमें बदलाव बहुत तेज़ी से होता है और विकासशील हैं, उनकी परंपरा बदलाव की ओर जाती रहती है। और जो अविकसित होते हैं देश, उनमें बदलाव बहुत कम होता है या धीरे से होता है। उसके बाद हम देखेंगे समय का तत्व, अर्थात हम इसका अध्ययन समय के बिना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ही इसमें 2 समयों की तुलना की जाती है कि पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा, अब क्या होगा। यानी जो समय का फैक्टर है वो इससे संबंधित है। बिना समय के कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। समय रुक जाएगा तो परिवर्तन भी रुक जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसमें है कि सामाजिक परिवर्तन में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि समाज का परिवर्तन हम पर निर्भर करता है और हमारे जो व्यवहार हैं वो भी निश्चित नहीं होते हैं, उनमें भी हमेशा बदलाव होता रहता है। इसलिए हम ये नहीं जान सकते हैं कि आने वाले समय में समाज में क्या बदलाव होगा और क्या बदलाव नहीं होगा। इसलिए क्योंकि हमारी सोच, हमारा मन भी हमेशा बदलता रहता है। उसके बाद है इसमें कि सामाजिक परिवर्तन अमूर्त है, अर्थात ये दिखाई नहीं देता है। क्योंकि हम जब संबंधों की बात करते हैं या सामाजिक संबंधों की बात करेंगे तो संबंध कभी दिखाई नहीं दिए जाते हैं, बल्कि वो अनुभव किए जाते हैं। इसलिए सामाजिक परिवर्तन है वो कैसा है, अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देता है, केवल उसको अनुभव ही किया जा सकता है। इसके बाद में देखेंगे हम इसमें कि विभिन्न प्रतिमान होते हैं, अर्थात परिवर्तन का एक तरीका नहीं होता है, इसके कई मॉडल होते हैं या प्रतिमान होते हैं। जैसे कई परिवर्तन उतार चढ़ाव से होते हैं कि चीज़ें कभी ऊपर जा जिगजैग जहाँ होता है, कहीं ऊपर जाते हैं फिर डाउन होते हैं, उसको बोलते हैं उतार चढ़ाव का परिवर्तन। इसमें एक होता है एक रेखीय, यानी एक ही गति से एक ही दिशा में आगे बढ़ना, उसे बोलते हैं एक रेखीय परिवर्तन। एक होता है चक्रीय परिवर्तन, जैसे मौसम बदलते हैं ऐसे ही समाज में ये परिवर्तन भी आते जाते रहते हैं। इसका अर्थ होता है कि इसमें इतिहास अपने आप को दोहराता है, यानी चीज़ें आती हैं फिर जाती रहती हैं, जैसे मौसम में बदलाव आता रहता है। ये थी इसकी विशेषताएं। आगे इसको हम जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स या कारक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं इस परिवर्तन के लिए। उनमें हम पहला कारक देखेंगे इसका भौतिक कारक, यानी फिजिकल फैक्टर्स। इसमें बताना है कि जो भौतिक पर्यावरण है उसका हमारे सोच पर, जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे पृथ्वी की बनावट है, पर्वत हैं, नदियां हैं, झरने हैं, वन हैं, झील हैं,
रेगिस्तान है, ये सब चीज़ें मनुष्य की सोच को और जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। अगर मन पर प्रभाव डालेंगी तो परिवर्तन भी उसी हिसाब से उस समाज में होता है। इसमें और भी कह सकते हैं कि जैसे अकाल पड़ता है, तूफान आता है, बाढ़ आती है, इससे भी परिवर्तन अलग अलग तरीके से समाज में होने लगते हैं कि यानी जहाँ प्राकृतिक जो कष्ट आएंगे वो भी समाज में परिवर्तन लाते हैं। दूसरा इसमें जैविक कारण, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, अर्थात ये वंश के ऊपर निर्भर करता है, यानी पुरानी पीढ़ियों पर निर्भर करता है कि आने वाली पीढ़ियाँ कैसी होंगी। आने वाली पीढ़ियाँ शक्तिशाली होंगी, कमज़ोर होंगी, कुशल होंगी, क्षमता वाली होंगी। ये किस पर निर्भर करेगा कि आपका पीढ़ी या पहला वंश कैसा है। तो जो जैविक कारण है, जो हमारी आज की ज़िंदगी है, वो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी पर अधिक से अधिक प्रभाव डालती है। आज की पीढ़ी मजबूत है तो आने वाली पीढ़ी भी मजबूत और कुशल होगी। इसमें और देखेंगे हम जनसंख्या का कारण, यानी समाज में बढ़ती हुई जनसंख्या और गिरती हुई जनसंख्या दोनों ही समाज पर प्रभाव डालती हैं। जैसे जहाँ जनसंख्या बढ़ती है वहाँ सामाजिक संबंधों में बदलाव आता है, ऐसे जहाँ जनसंख्या गिरती है या कम होती है वहाँ भी सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है, जिससे समाज की नियम और नीति में काफ़ी बदलाव देखा जा सकता है। उसके बाद देखेंगे हमें प्रौद्योगिकी कारण, यानी कि जब से समाज में तकनीकी व्यवस्था आई है तो हमने यातायात देखा है कि हमारे पास बस हैं, जीप हैं, कार हैं, हवाई जहाज़ हैं, ट्रेन हैं, इनके द्वारा हम आसानी से यातायात कर सकते हैं। सूचना की प्रक्रिया हमारी तेज़ी से बढ़ी है, जिसका हम फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल आदि हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। सारी सूचनाएं हमें मोबाइल से, नेट से, अखबार से और टीवी से प्राप्त होती रहती है। तो इसके बदलाव से भी समाज में काफ़ी परिवर्तन और बदलाव आया है। आगे देखेंगे हम इसमें आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल फैक्टर, यानी समाज में नई आर्थिक व्यवस्था नई तरीके से आती रहती हैं। जैसे जैसे समाज का, देश का विकास होता है तो वैसे ही आर्थिक व्यवस्था में भी बदलाव आता रहता है। और ये जो आर्थिक व्यवस्था में जो बदलाव आता है ये समाज में भी परिवर्तन लाता है, क्योंकि लोगों का तरीका जीने का, सोचने का, काम करने का तरीका उसकी आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर करता है। अर्थात जो आर्थिक कारण है या समाज में जो आर्थिक विकास होता है वो भी समाज में परिवर्तन लाता है। इसके बाद इसमें आएगा सांस्कृतिक कारण, यानी इस बताना है कि समाज में जो परिवर्तन आता है उसके लिए संस्कृति भी जिम्मेदार होती है। संस्कृति होती है हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारे मूल्य, हमारा दृष्टिकोण, अर्थात इनमें जब परिवर्तन आएगा तो समाज में भी परिवर्तन आता रहता है। उसके बाद है इसमें राजनीतिक कारण, यानी कि समाज में जो राजनीतिक बदलाव आता है या बदलाव लाने की कोशिश की जाती है उससे ही समाज में परिवर्तन आता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश को ही कई भागों में बांटने की मांग करते रहते हैं, उसके साथ साथ हमने सिख राज्य, गोरखा राज्य आदि की डिमांड हमारे देश में चलती रहती है। यानी राजनीतिक स्थिति में जब बदलाव आएगा तो उसका असर भी समाज के बदलाव पर होता है या समाज में परिवर्तन भी आता रहता है। और लास्ट इसमें होगा मनोवैज्ञानिक कारण, यानी कि हमारी जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, वो भी इसमें परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे देश जो विकसित हो चुके हैं, जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल दे सकते हैं हम कि अमेरिका में सारी भौतिक सुविधाएं लोगों के पास हैं या उनके साथ प्राप्त हो रही हैं उनको वहाँ से, लेकिन फिर भी वो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। इसका रीज़न ये है कि सुविधाओं का ज़्यादा होना या सुविधाओं का बहुत कम होना भी हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। तो जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो समाज की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि समाज वहाँ पर कैसा है। अगर समाज जो है विकसित है तो वहाँ को लोगों के पास सुविधा होने के बावजूद भी उनकी सोच फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जहाँ विकासशील देश है वहाँ लोगों की सोच हमेशा कुछ काम करने के लिए प्रेरित रहती है कि हमें कैसे कैसे बदलाव लाना है। और जो अविकसित देश हैं उनकी जो सोच है वो शून्य होती है, अर्थात वो आगे क्या करना है ऐसा वो कुछ सोच भी नहीं पाते हैं।
ये थे हमारे इसके कारक यानी फैक्टर्स, जिसकी वजह से समाज में परिवर्तन आते हैं। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं कि परिवर्तन किस तरीके से आ सकते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें हम दो सिद्धांतों की बात करेंगे। एक है इसमें चक्रीय सिद्धांत यानी साइक्लिकल थ्योरी, ये पेरेटो ने दी है। उसका मानना यह है कि समाज में दो तरह के वर्ग होते हैं, एक जिसके पास सत्ता होती है और एक होता है जो निम्न होते हैं जिसके पास सत्ता नहीं होती। यानी दो तरह की पीढ़ियां हैं हमारे यहाँ, शासक और शासित। शासक वो होते हैं जो शासन करते हैं, शासित वो लोग हैं जिनके ऊपर शासन किया जाता है। तो उनका मानना है कि जिस तरह से मौसम में बदलाव आता है उस तरह से इनमें भी बदलाव आता है। उच्च वर्ग के लोग हैं वो निम्न वर्ग में चले जाते हैं और निम्न वर्ग के लोग मेहनत करके उच्च वर्ग में शामिल होते रहते हैं। यानी एक चक्र चलता रहता है। जैसे मौसम में बदलाव आता है ऐसे ही समाज में भी बदलाव आता है। उच्च वर्ग निम्न वर्ग के लोग अपने आप में बदलाव करते रहते हैं। इसमें बताना है कि पेरेटो का मानना है कि इसमें इतिहास अपने आप में 100% बदलाव लाता है। यानी इतिहास के बदलाव को ही वो चक्रीय सिद्धांत का नाम देता है। दूसरा है इसमें रेखीय सिद्धांत यानी लाइनर थ्योरी। इसका अर्थ होता है कि वो समाज देश एक ही रेखा पर आगे की ओर बढ़ रहा होता है या विकास कर रहा होता है। इसमें इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं है, उसकी एक ही गति होती है और एक ही तरफ चलने का टारगेट होता है। वो एक ही आधार पर आगे को बढ़ता रहता है।